सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसू वर्मा और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम रिलेटेड है डाइवर्जेंस से और इसमें यूज़ करूँगा मैं कुछ कूलॉम्स लॉ वगैरह, बहुत बेसिक से एलिमेंट्स को यूज़ करने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्रिटिकली थिंक करना पड़ेगा। जिन चीज़ों को अभी आप लोग नॉर्मली ले रहे थे उन चीज़ों पर आप लोगों को और डीप जाके सोचना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेरा वो ब्यूटीफुल सा प्रॉब्लम है कौन सा। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, डीपली समझने के लिए हमें डाइवर्जेंस का पिक्चर क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़, डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल पिक्चर क्लियर होना चाहिए और दूसरी तरफ डाइवर्जेंस का में फिजिकल पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि डाइवर्जेंस का एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम दोनों पोर्शंस को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी वेक्टर फील्ड हमारा सपोज हमने पी है, हम लोगों ने उसको कह लिया वेक्टर फील्ड हमारा पी। उसका डाइवर्जेंस अगर हम कहें तो उसको लिखते ऐसे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ पी वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ पी, ऐसे लिखते हैं ना। ये डाइवर्जेंस का सिंबल है। अगर हमारा पी वेक्टर जो है एक्स और वाई जेड के टर्म्स में डिफाइंड है तो हम ये ऐसे है ना, तो डाइवर्जेंस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ पी इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स पी एक्स क्या है, आई कंपोनेंट है ना, डेल बाई डेल वाई पी वाई प्लस डेल बाई डेल जेड पी जेड। अब अगर हमारा पी वेक्टर जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डिफाइंड है, मींस आर थीटा और फाई के टर्म्स में, तब हमारा डाइवर्जेंस का फॉर्म जो है बदल जाता है। तब हमारा क्या होगा, 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर पी आर के टर्म में हम लोग आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा। अब पी थीटा के टर्म्स में हम लोग साइन थीटा मल्टीप्लाई के तब डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म्स में, है ना। फाई का टर्म देखिए, 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल फाई पी फाई, यहाँ पर कोई टर्म्स मल्टीप्लाइड नहीं है। ये डाइवर्जेंस का हमारा मैथमेटिकल पिक्चर है। अब डाइवर्जेंस के आते हैं हम लोग फिजिकल पिक्चर पे, ठीक है। उसकी हमें फीलिंग होनी चाहिए कि डाइवर्जेंस एक्चुअली बताता क्या है, हमें उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। पहला आप देखिए, ये सपोज हमने मान लिया एक वेक्टर फील्ड है हमारा, है ना, कोई पी। इस पॉइंट पर देखिए, अगर इस पॉइंट पर हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ पी निकालें तो वो हमेशा क्या आने वाला है, जीरो। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस जो हमारा बताता है वो किसी चीज़ के, किसी फील्ड के, किसी क्वांटिटी के ओरिजिन के बारे में बताता है। मतलब कि वो चीज़ किसी पॉइंट से पैदा हो रही है तो उस पॉइंट पर उस फील्ड का डाइवर्जेंस क्या है, कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। तो डाइवर्जेंस जीरो नहीं है, मतलब उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर डाइवर्जेंस जीरो नहीं है उस पॉइंट से उस फील्ड का ओरिजिन हो रहा है, वहाँ पर वो चीज़ पैदा हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर पी फील्ड पैदा नहीं हो रही है। देखिए, ये फील्ड पी जो वेक्टर है, ये पी फील्ड कह लें, ये कहीं और से आया है। देखिए, इधर कहीं से आया है, इस पॉइंट से तो सिर्फ पास हो रहा है ना। ये जो एरिया है यहाँ पर, इससे तो सिर्फ ये पास हो रहा है, यहाँ से ओरिजिन नहीं है, तो डाइवर्जेंस ऑफ पी जीरो हो जाएगा। दूसरा केस हम लोग लेते हैं। चलिए हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक कोई फील्ड है हमारा, ठीक, ये यहाँ से 5 लाइनें मान लीजिए आई, ठीक है, 5 लाइनें यहाँ पर हैं और यहाँ से जो निकलने वाली लाइन है वो है बहुत ज़्यादा, 3 4 5 6 7 8, यहाँ से लाइनें जो है ज़्यादा हो रही हैं, फील्ड यहाँ से बढ़ रहा है। तो हम 3 पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं, एक तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट और ये पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट, है ना। तो पहले और तीसरे पॉइंट पर डाइवर्जेंस ऑफ पी, अगर इस फील्ड को हम लोग पी मान लें, क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जितनी लाइनें आ रही थी उतनी लाइनें जा रही हैं, यहाँ पर जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी लाइनें जा रही हैं, पर यहाँ पर देखिए जितनी लाइनें आ रही हैं उससे ज़्यादा लाइनें जा रही हैं। मतलब यहाँ पर ये फील्ड क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है, बन रहा है फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट 2 पर डाइवर्जेंस ऑफ हमारा पी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तीसरा केस है बहुत ही ब्यूटीफुल, सबसे इंपॉर्टेंट केस, तीसरा केस लेते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, ओके। चलिए तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं और हम लोग अपनी प्रॉब्लम की ओर भी बढ़ रहे हैं जो कि मैं आपसे के सामने रखने वाला हूँ। तीसरा देखिए, ये हमारा एक चार्ज है Q, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ये। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ ही रखा होगा, है ना। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अच्छा, यहाँ पर बताइए, आप लोग सोच के बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट है ना, यहाँ पर डाइवर्जेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इसका डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा? हाँ, जीरो होगा।
क्यों? देखिए, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें, जूम करके देखें, इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम कर लें, है ना, इस पॉइंट को बहुत बड़ा सा दिखा लें, यहाँ से बहुत सारी लाइंस पास हो रही होंगी, पर देखिए जितनी लाइनें इसके अंदर इंटर करी उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मतलब जितनी लाइनें इंटर की उतनी लाइनें बाहर निकल गई। इस एरिया से, इस वॉल्यूम से जो छोटा सा लिए थे उससे कुछ भी बाहर नहीं निकला, कुछ पैदा नहीं हुआ, जितना आया उतना निकल गया। तो डाइवर्जेंस क्या होगा? जीरो। पर डाइवर्जेंस अगर इस पॉइंट पर लें, ओरिजिन पर जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, तो वहाँ पर डाइवर्जेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि वहीं से तो फील्ड निकल रहा है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम पर, देखते हैं हमारी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है हमारी? आपको ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम में ही क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आ रही है हमारी, है ना। चलिए देखते हैं। अब ध्यान से समझना आप, अगर इस फील्ड का हम लोग डाइवर्जेंस लेके जीरो आ रहा है, अभी तो ये हम लोग आपको फिजिकली बता रहे हैं, कैसे पता हमें डाइवर्जेंस जीरो, चलिए करके देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखते हैं के क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप। कहीं पर भी ये चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस मान लिए है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है ये। अब इसका जरा डाइवर्जेंस लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या हो जाएगा? के क्यू, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए है ना, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपान आर स्क्वायर। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपान आर स्क्वायर। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है? आर का कंपोनेंट है, थीटा और फाई के कंपोनेंट्स हमारे नहीं हैं। ठीक है, ये थीटा का भी कंपोनेंट नहीं है और फाई का भी कंपोनेंट नहीं है, तो हमारे ये जो टर्म्स दो हैं ये जीरो हो जाएंगे, क्योंकि थीटा का टर्म्स है नहीं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फाई का टर्म्स है नहीं, तो फाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। सिर्फ आर का टर्म्स बचेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आर का टर्म्स एक्चुअली आएगा क्या। देखते हैं कि डाइवर्जेंस हमारा क्या आने वाला है। मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, चलिए देखिए क्या आने वाला है। के क्यू डाइवर्जेंस ऑफ, अच्छा इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप ऐसे लिखिए, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई। क्या है? ई अंदर रखिए इसके, ई है हमारा के क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप, है ना, आर कैप नहीं, हाँ ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ई जो हमारा ये हो गया है ना। अब डाइवर्जेंस ऑफ, अगर कोई फील्ड देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड पी, ये पी वेक्टर है हमारा, तो इसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेंगे? आर में, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करा के पी आर, आर का कंपोनेंट ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर, है ना, डेल बाई डेल आर। क्या करेंगे? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा लेंगे और ये वेक्टर हटा देंगे, इसी का कंपोनेंट ले लेंगे। आर कैप का कंपोनेंट क्या है? के क्यू अपान आर स्क्वायर, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए देखते हैं। आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए अंदर क्या बचा? सिर्फ कांस्टेंट का टर्म। अब कांस्टेंट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसी के भी रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो हमारा मिल गया वो क्या मिल गया? जीरो। हमारा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो जीरो आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर हम लोग डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो आएगा जीरो। मैथमेटिकली भी हमने देख लिया। अब एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, डाइवर्जेंस ऑफ हमारा ये आ गया जीरो। अगर हम लोग ई डॉट डी ए एक इंटीग्रेशन करें, ई डॉट डी ए पूरे सरफेस पर, है ना, हाँ, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक स्फेयर ले लिया ना, स्फेयर का रेडियस सपोज आर है। अब इस आर की रेडियस वाले स्फेयर पर हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, पूरे स्फेयर पर इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए ई की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे। आपको पता है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इस सरफेस का एलिमेंट जो हम लोग लेंगे डी ए, वो क्या होगा? डी ए मैं अलग से भी लिख देता हूँ। डी ए हम लोग लेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, है ना। और ठीक है, अगर आप लोगों को ये एलिमेंट वगैरह लेने नहीं आते हैं तो मैंने पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर बना रखा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे, है ना। पहले आप उसे जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और अगर अब देखिए ई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर? के क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप, है ना, डॉट डी ए क्या रखेंगे? आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा
डी फाई, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप, है ना। एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप की डायरेक्शन में। ओके, ठीक है। अब देखिए लिमिट्स लगाएंगे, डबल इंटीग्रेशन। अब अगर पूरे सरफेस पर हमें इंटीग्रेट करना है तो थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है, थीटा हमारा जाता है 0 से पाई, और फाई हमारा कहाँ तक जाता है, 0 से 2 पाई। ये जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पहले लेक्चर जाके देख लीजिए नीचे, है ना। अब जरा इसको इंटीग्रेट करिए, के क्यू हमारा जो है बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर कैप डॉट आर कैप की वैल्यू 1 हो गई। अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के, 0 to 2 पाई और 0 to पाई, हमारा बचा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा डी फाई, है ना। अगर हम लोग पहले देखिए यहाँ पर कोई फाई का टर्म नहीं है तो हम लोग पहले फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या आएगा, के क्यू, फाई की वैल्यू कहाँ है, डी फाई को हो जाएगा फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, और लिमिट लगा देंगे 0 to 2 पाई। क्या आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 2 पाई, है ना। अब क्या बचा, 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा, 0 to पाई। अब इसको अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, -2 और ये माइनस आ जाएगा हमारा +2। तो ये +2 इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा, के क्यू 4 पाई। इसको ऐसे लिख लें, 4 पाई के क्यू, है ना। तो हमारा ये जो रिजल्ट आ गया ये क्या है के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इस सरफेस पर। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ रखी है डाइवर्जेंस थ्योरम, चलिए डाइवर्जेंस लगाते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम होती है हमारी ई डॉट डी ए। ये जो इस पर इसका इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रल, ये इक्वल होना चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी। इससे जो वॉल्यूम अंदर हमारा घिरा हुआ है इसी स्फीयर से ना, उस पर हमें जो है डाइवर्जेंस ऑफ ई का इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या आया है, 4 पाई के क्यू, और आपने अभी पीछे कैलकुलेट किया है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या है, 0। अब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 आएगा, है ना, ये 0। अब आप देखिए ये क्या आपको सही लग रहा है, 4 पाई के क्यू इक्वल टू 0? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्लास 5 के भी बच्चे को पता है कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो अब 2 केसेस हैं, या तो हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम ही गलत है, या फिर हम लोग कुछ कहीं पे कुछ ना कुछ नहीं, कैलकुलेशन वगैरह तो सही, उस पर आपको डाउट नहीं करनी है कि आप कैलकुलेशन चेक करने लग जाए, नहीं, कहीं पर हमारी कॉन्सेप्चुअली गलती आ रही है। कहाँ पर गलती आ रही है, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलत है या फिर डाइवर्जेंस थ्योरम गलत है, ये आपको रिसर्च करना है, आपको डीपली जाके पढ़नी है चीज़ें। अगर आपको समझ में नहीं आता है उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन का फोटो वगैरह खींच के, जैसे भी चाहें। आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो अब मिलते हैं अगली ब्रेन टीजिंग प्रॉब्लम में नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।